जय हिंद मेरे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में। इससे जितने भी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस सारा टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि 1757 से लेके 1957 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं वो सारा हम लोग उसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू लुसेंट बुक। ओके, हमारा टॉपिक है 1857 की महान क्रांति। 1856 में क्या होता है तो ब्राउन बेस जो अंग्रेजों की पुरानी बंदूक होती है उसको बदल के उसके जगह पे नया राइफल प्रयोग करने का निर्णय लिया जाता है। उस राइफल का नाम रहता है एनफील्ड राइफल। और ऐसा कहा गया था कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस यूज होता है उसमें गाय और सुअर की चर्बी युक्त है और भारत में हिंदू और मुसलमानों की संख्या अधिक मात्रा में है। आप सभी लोगों को पता है कि जो मुस्लिम में सुअर का नाम लेना भी एक तरह से अपराध यानी कि दोष समझा जाता है, वहीं गाय हिंदुओं की माता समझी जाती है। और ये दोनों गाय और सुअर की चर्बी जिस कारतूस में यूज होता हो और उस कारतूस को मुंह से खोला जाता हो, ऐसा क्या संभव हो पाएगा? उन सैनिकों के द्वारा ये कारतूस मुंह से खोलना एक तरह से संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही कारण बनता है 1857 की क्रांति का। क्या होता है तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में गाय तथा सुअर के चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया जाता है। जब मंगल पांडे के द्वारा ये कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया जाता है तो वहां पे मौजूद लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। और जब विरोध किया जाता है यानी उन पे प्रेशर दिया जाता है कि नहीं तुम्हें ये करना होगा, तो उसके बाद मंगल पांडे इन दोनों को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। किसको? तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ट्यूसन को। जब मंगल पांडे इनकी हत्या कर देते हैं उनके कुछ दिन बाद यानी 8 अप्रैल 1957 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ओके, मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। कब? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फिर शुरू होता है 1857 की क्रांति। उससे पहले हम मंगल पांडे के बारे में कुछ तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछता है वो देख लेते हैं। वो क्या है तो मंगल पांडे का संबंध किससे था? तो उनका संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। यानी कहें कि 34वें नंबर बंगाल की जो 34वें नंबर की बटालियन थी उनसे संबंध था मंगल पांडे का। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 34वां इन्फेंट्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इससे संबंध था किनका? तो मंगल पांडे का। अब आता है 10 मई 1857 का दिन, जब से 1857 की क्रांति शुरू होती है। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कैसे? तो मेरठ की पैदल टुकड़ी जिसका नाम था विश्वा नेटिव इन्फेंट्री यानी कि विश्वा एनआई, जो पैदल टुकड़ी हुआ करती थी सैनिक का, उनके द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था भारत का गवर्नर जनरल। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये कई बार पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय या कहें तो गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। या कभी कभी पूछ लेता है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन हुआ करता था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन हुआ करता था? तो पाल्मस्टन हुआ करता था। पाल्मस्टन जो लिबरल पार्टी का एक तरह से प्रधानमंत्री था। जैसे मोदी किस पार्टी के हैं? तो बीजेपी पार्टी से प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही पाल्मस्टन जो था वो लिबरल पार्टी से प्रधानमंत्री बना हुआ था इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, वैसे वहां पे भी ब्रिटेन में भी लिबरल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो कभी डेमोक्रेटिक का सरकार बनता है, कभी लिबरल का सरकार बनता है। उस समय लिबरल पार्टी का ही सरकार हुआ करता था और प्रधानमंत्री के पद पे कौन थे? तो पाल्मस्टन थे। ओके, जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है उसके बाद गठन होता है पील कमीशन का। पील कमीशन का गठन हुआ था 1858 ईस्वी में। ये कमीशन का गठन क्यों हुआ था? तो सेना में पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन हुआ था। एक तरह से पील कमीशन आया हुआ था। अब सेना में पुनर्गठन का क्या मतलब है?
तो सेना में पुनर्गठन का सीधा मतलब है कि अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाना और उसमें शामिल भारतीय सैनिकों की संख्या कम करना, ताकि दोबारा 1857 जैसी क्रांति की शुरुआत न हो जाए। इसलिए पील कमीशन की गठन की गई थी। अब बात करते हैं हीरोज जो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहा था 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रही थी और उनसे जो अंग्रेज सिपाही लड़ रहा था वो था हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर क्या कहा था, तो क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ये किसने कहा था, तो हीरोज ने कहा था। हीरोज जो रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहा था। अब बात करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बनते हैं उसका। ओके, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, यानी कि किस जगह से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति का। तो बात करें दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वहां से कर रहे थे बहादुर शाह जफर, यानी कि भारतीय नायक हुआ करते थे बहादुर शाह जफर, और थे बख्त खां। ये दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ओके, अब कानपुर से बात करें तो कानपुर से नाना साहब थे और तात्या टोपे थे। ये कानपुर वाला कई बार पूछा था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से कौन कर रहा था, तो नाना साहब और तात्या टोपे कर रहे थे। ओके, अब बात करते हैं लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन थी, तो बेगम हजरत महल थी, जिनका एक और नाम था मोहम्मदी खातून। इन्हीं को मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता था। ओके, अब बात करें झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये तो हर व्यक्ति के जुबां पे रहती है। ओके, इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे। जगदीशपुर से कौन थे, जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से। तो बिहार के एग्जाम में ये बहुत बार देखने को मिलता है क्वेश्चन। जगदीशपुर से कौन थे, तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कई बार क्वेश्चन में, 20 बार क्वेश्चन में ये बिहार के एग्जाम में देखने को मिलता है। बरेली से कौन थे, तो खान बहादुर खां हुआ करते थे, वहां से खान बहादुर खां नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर से कौन थे, तो फतेहपुर से अजीमुल्ला। ओके, अजीमुल्ला। ये सब 1857 की क्रांति के भारतीय नायक हुआ करते थे, जो अलग अलग जगहों से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ओके, जिसमें से कानपुर, झांसी, जगदीशपुर ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यानी कि 1857 की क्रांति को कौन सा इतिहासकार ने क्या कहा था, यह भी एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन। तो जैसे बीडी सावरकर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति को, तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। वैसे ही यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा था, तो यह डिजरायली ने कहा था। ये डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, ये किसने कहा था, तो ये भी दो अंग्रेज मिलके कहे थे। एक था सर जॉन लॉरेंस और एक था सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था, तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने ये शब्द कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा था, तो टी.आर. होम्स ने कहा था। टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये रीज ने कहा था। रीज, L.E.R. रीज, L.E.R. रीज ने ये शब्द कहा था। तो ये पहला नंबर का पॉइंट इंपोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बीडी सावरकर वाला ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां। कांग्रेस पर भी कुछ विशेष टिप्पणियां की गई थी। हालांकि ये 1857 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक से ये रिलेटेड है।
तो इसको यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करेंगे डफरिन का। ये वही डफरिन है जब 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, तो उस समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल हुआ करता था ये डफरिन। तो डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, तो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि कुछ लोगों का, इनसे कहने का मतलब है कि कुछ लोगों का, कांग्रेस जो है वो कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो दूरदर्शी विचार के नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि दूरदर्शी विचार के नहीं है, दूरदर्शी विचार रखने वाले व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कुछ ही लोग तो करते हैं, वो भी दूरदर्शी विचार के नहीं है। कर्जन ने क्या कहा था, कर्जन वही कर्जन है जो 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन इसी के शासनकाल में हुआ था। इसने क्या कहा था कांग्रेस को, तो कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। क्या कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं उसे मरने में मदद कर सकूं। ये कर्जन के शब्द थे कांग्रेस के प्रति। अरविंद घोष ने क्या कहा था, तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये किसने कहा था, तो अरविंद घोष ने कहा था। वैसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था, तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ओके, अश्विनी कुमार दत्त क्या कहे थे, तो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। जैसे कांग्रेस का हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन यानी कि सम्मेलन होता था, वही कहा गया था इनके द्वारा कि ये 3 दिन का तमाशा है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग का उपज है। लॉर्ड डफरिन जो उस समय का वायसराय हुआ करता था, जो सबसे ऊपर, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था, तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली संस्था है कांग्रेस, ये किसने कहा था, तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। अब बात करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, यानी कि हम लोग 1757 से लेके 1947 तक जितने भी, यानी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, यानी जितने भी संस्था का निर्माण हुआ था, जो भी घटनाएं घटी थी, वो सारा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और यहाँ से निश्चित ही आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष, जिस सन्यासियों के द्वारा किया गया था। हम सन्यासियों के संघर्ष के बारे में बता रहे थे, तो 1760 से लेके ये 1800 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में सन्यासियों के द्वारा ये संघर्ष किया गया था, अंग्रेजों का विरोध किया गया था। ठीक है, जैसे भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही हस्तक्षेप किए जा रहे थे, तो उसको लेके सन्यासियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ओके, 1887 में क्या होता है, तो 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना होती है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना होती है। धन निकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। दादा भाई नौरोजी, दत्त, ठीक है, दत्त और वाचा, 3 लोगों ने दिया था, लेकिन मुख्य नाम जो आता है वो दादा भाई नौरोजी का ही आता है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसमें ये धन निकास का सिद्धांत दिया गया था। वो पुस्तक कौन है, तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, जिसमें धन के निकास का सिद्धांत दिया हुआ था। ओके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो थे WC बनर्जी। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि भारत के संसद के 3 अंग हैं, लेकिन मुख्य तौर पे 2 अंग के बारे में आप लोग जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे भारत में संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति को मिला के 3 अंग हो जाते हैं,
लेकिन दो अंग की बात करें तो एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा भारत में वही होता है, वही वहां पे होता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। और भारत में जिसे राज्यसभा कहते हैं वहां पे उसको क्या कहते हैं, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत का राज्यसभा ब्रिटेन का ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, भारत का लोकसभा ब्रिटेन का ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी यूं कहें तो ब्रिटेन का लोकसभा का चुनाव प्रथम बार किसने लड़ा था, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन ये चुनाव हार गए थे, ये चुनाव हार गए थे। तो चुनाव हार गए थे तो जाहिर सी बात है कि किसने जीता था ये भी तो देगा, कौन भारतीय पहली बार वहां के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते थे। तो आगे चर्चा कर लेते हैं उसकी। ओके, तो देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य वही चुना जाएगा जो चुनाव को जीतेगा। यानी कि ब्रिटेन के लोकसभा का चुनाव जीतने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे। और फिर वहां के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाते हैं। ये चुनाव कब हुआ था, तो 1892 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी वहां के पार्लियामेंट के सदस्य बन जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था। हम क्रमवार घटनाओं को यहाँ पे चर्चा करते चलेंगे, क्रमवार घटनाओं को। 1757 से शुरू किए हुए हैं, जैसे 1760 में ही तो सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था, वहां से शुरू किए हुए हैं और हम लोग 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाता है। ओके, बंगाल का विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया। अब बात करते हैं 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य था। ओके, नोटेड पॉइंट क्या है, तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्र जिसका नाम है संजीवनी, उसी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। तो कई बार ये पूछ देता है कि स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी शब्द सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, तो कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्र जिसका नाम था संजीवनी, उसी में ये छपा हुआ था। ओके, 1906 में क्या होता है, तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज, स्वयं का राज, ठीक है। स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही की गई थी। ओके, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी, किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हम लोग लुसेंट बुक का निचोड़ देख रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं एक नोटेड पॉइंट की। नोटेड पॉइंट क्या है, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओके, तो ये भी शब्द याद रखिएगा। प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला एक फेमस गीत है, जिस गीत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर कहें या रविंद्रनाथ ठाकुर, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक प्रसिद्ध गीत लिखी गई थी जिसका नाम था अमार सोनार बंगला, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना था। ये क्वेश्चन पूछता है कि अमार सोनार बंगला किसने लिखा था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कभी कभी रविंद्रनाथ टैगोर न देखे रविंद्रनाथ ठाकुर दे देता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठाकुर टैगोर दोनों एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की गई थी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसके लिए की गई थी, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। ओके, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट हुआ था। ओके, अब बात करते हैं 1893 ईस्वी का वर्ष
जो एक परिवर्तन बिंदु के रूप में देखा जाता है। 1893 ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे 1893 में ही क्या हुआ था, तो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। शिकागो में, शिकागो अमेरिका का एक शहर है शिकागो, वहां पे सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद को मात्र 2 मिनट का भाषण देने का मौका मिला था और 2 मिनट में ही उन्होंने दिखा दिया कि हम भारतीय हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जैसे ही ये शब्द बोला वहां पे तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। ओके, तो ये इनका स्वामी विवेकानंद का ये भाषण बहुत फेमस है, ठीक है, जो शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पे 2 मिनट ही मौका मिला था इनको बोलने को। ओके, वो हुआ था कब, तो 1893 ईस्वी में। योगीराज अरविंद घोष का भारत भूमि पर वापसी इसी साल होती है, ठीक है, अरविंद घोष का भारत भूमि पर वापसी इसी साल होती है। ओके, 2 और पॉइंट बनते हैं 1893 से, वो कौन कौन से हैं, तो 16 नवंबर 1993 को, ओके, यहाँ पे 1993 नहीं, गलती से हो गया, ठीक है, 1893 होगा। 1893 को एनी बेसेंट भारत आती है, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओके, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा किया गया था, वही है एनी बेसेंट, जो 16 नवंबर 1893 ईस्वी को भारत आती हैं और भारत में ही रहना स्टार्ट कर देती है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का अफ्रीकी यात्रा अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इन्होंने गया था महात्मा गांधी, वो 1893 में ही गए हुए थे। ओके, अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में होती है। कब होती है, तो 24 मार्च 1903 ईस्वी को। तो ये डेट पूछता है, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बंगाल में 24 मार्च 1903 ईस्वी को। अनुशीलन समिति की जो मुख्यालय है वो कोलकाता हुआ करता था, इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था और जो इसके अध्यक्ष थे, यानी कि प्रथम अध्यक्ष थे, वो प्रथमनाथ मित्र थे। ओके, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 24 मार्च 1903 को हुआ था। अब युगांतर नामक पत्रिका का नाम सुना होगा। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका 1906 में ये छपना शुरू होता है। ओके, 1906 में ये छपना शुरू होता है। तो इसको स्टार्ट किसने किया था, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था, तो वारिंद्र कुमार घोष ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने, इन 3 लोगों ने मिलकर युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया था 1906 ईस्वी में। ओके, अब बात करते हैं ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 ईस्वी में हुई थी, 1904 ईस्वी में हुई थी। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज हुआ करते थे, जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन बाई चांस ये बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, तो उस समय उनके साथ बहुत सारी बग्गियां चल रही थी, ठीक है, बग्गियां, गाड़ी जिसमें ये बैठे हुए थे, बहुत सारी बग्गियां चल रही थी। तो इन लोगों ने जो बम जिसके ऊपर फेंका था वो तो इन्हीं को, किंग्सफोर्ड को समझ के फेंका था, लेकिन ये दूसरे गाड़ी पे जाके गिरी, उसमें 2 महिलाओं की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके गाड़ी पे नहीं गिरा था। तो बाई चांस ये बच गए, जज किंग्सफोर्ड बच गए, लेकिन बच तो गए, लेकिन उसके डर से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी हो जाती है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हो गई और प्रफुल्ल चाकी डर के मारे आत्महत्या कर ली। ओके, अब बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना कब होती है, तो 18 मई 1908 को ये घटना होती है। अब ये अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था, तो अलीपुर
अदालत में एक केसी मुकदमा का सुनवाई होता है इसी दिन। अलीपुर अदालत में एक मुकदमा का सुनवाई होता है इसी दिन। 31 लोगों के ऊपर हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अदालत में पेश किया गया था। ये 31 लोग में एक व्यक्ति शामिल थे जिनका नाम था अरविंद घोष। ओके, उन 31 व्यक्तियों में कुछ लोगों को फांसी हो जाती है, कुछ लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है, कुछ लोगों को बरी भी किया जाता है, कुछ लोगों को कुछ साल की सजाएं होती हैं। लेकिन अरविंद घोष हालांकि इसमें दोषी नहीं पाए गए थे तो उनको बरी कर दिया गया था। लेकिन पूछता है अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना कब हुई, मतलब अदालत में कब पेश हुई थी या ये घटना कब घटी थी? तो 18 मई 1908 को ये घटना हुई थी। जब अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष बाहर होते हैं उसके बाद ये औरबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। औरबिले आश्रम की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि औरबिले आश्रम की स्थापना किसने की? तो अरविंद घोष ने की थी। अब आते हैं अभिनव भारत संस्था के बारे में। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की जाती है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ओके, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए अभिनव भारत इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। किनके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। उन्हीं के भाई हुआ करते थे गणेश सावरकर। बी.डी. सावरकर के भाई हुआ करते थे गणेश सावरकर, जो बड़े पक्के किस्म के देशभक्त हुआ करते थे। तो देशभक्त हुआ करते थे तो ये कांग्रेसों को कैसे रास आएगी, कैसे अच्छा लगेगा? इनको पकड़ के, ठीक है, इनको पकड़ के आजीवन निर्वासन कर दिया जाता है, भारत से निर्वासन कर दिया जाता है। ये घटना कब हुई थी? तो 8 जून 1909 को, 8 जून 1909 को गणेश सावरकर को आजीवन निर्वासन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ये जितना ब्लैक में दिख रहा होगा ये सब बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग को बात करना है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। 23 जुलाई 1856 ईस्वी को इनका जन्म होता है। ओके, कहाँ? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म होता है। 1881 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है? तो 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका शुरू की जाती है। एक साप्ताहिक पत्रिका और एक दैनिक पत्रिका, 2 पत्रिकाएं शुरू की जाती है। तो जो साप्ताहिक पत्रिका था उसका नाम था मराठा, मराठा, लेकिन था ये अंग्रेजी भाषा में। नाम तो था मराठा, उस पत्रिका का नाम मराठा था, लेकिन ये था अंग्रेजी भाषा में। और एक दैनिक पत्र हुआ करता था जिसका नाम था केसरी। केसरी, केसरी ये किस भाषा में होता था? तो ये मराठी भाषा में छपा करती थी। ठीक है, मराठी भाषा में। ध्यान रखिएगा, जिस पत्रिका का नाम स्वयं मराठा था वो मराठी भाषा में नहीं छपती थी, वो अंग्रेजी भाषा में छपती थी। और जिसका नाम था केसरी वो मराठी भाषा में छपती थी। तो ठीक है, तो ये 1881 ईस्वी में मराठा और केसरी नामक पत्रिका का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1893 ईस्वी में क्या किया जाता है इनके द्वारा? तो गणपति पूजा, गणपति महोत्सव, जो गणपति बप्पा मोरया, ये फेमस उसी समय से हुआ। ठीक है, इन्होंने ही शुरू किया था गणपति महोत्सव। कब? तो 1893 ईस्वी में। और 2 साल बाद 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाना प्रारंभ किया। इसने तो बाल गंगाधर तिलक ने। और तब से हर साल गणपति बप्पा मोरया यानी गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव मनाया जाता है। ओके, नोटेड पॉइंट क्या है? तो वेलेंटाइन सिरोल, इनका नाम सुना होगा, जिनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया अर्नेस्ट। इंडिया अर्नेस्ट वेलेंटाइन सिरोल की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में तिलक के बारे में इन्होंने क्या लिखा था? तो भारतीय अशांति का जनक, तिलक को इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय
अशांति का जनक कहा था। अब बात करते हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में की जाती है। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता की संज्ञा भी दी जाती है। ओके, क्रांतिकारियों के पिता किनको कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को, जिन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। अब बात करते हैं ओके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में की गई थी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में की गई थी। ओके, फिर बात करते हैं न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम नामक समाचार पत्र। न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने 1906 में किया था। नाम रखिएगा, ये न्यू इंडिया अक्सर पूछता है, सबको लगता है कि ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कई बार पूछा हुआ कि न्यू इंडिया पत्रिका किसने प्रारंभ की, तो ऑप्शन में महात्मा गांधी देता है और अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है और महात्मा गांधी को टिक कर देता है, जिससे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो न्यू इंडिया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने संपादन किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में क्या होता है? तो मुस्लिम लीग का उदय या स्थापना कहें, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग, इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है मुस्लिम लीग का? तो 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1908 ईस्वी में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग जो था वो बंगाल विभाजन का समर्थन किया हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था, उसका समर्थन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। एक नाम सुना होगा, भीखाजी, ठीक है, भीखाजी रुस्तम कामा। भीखाजी रुस्तम कामा का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जो जर्मनी की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया था? तो जर्मनी के एक शहर है जिसका नाम है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को इन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भीखाजी रुस्तम कामा ने 1907 ईस्वी को भारतीय तिरंगा को फहराया था। ओके, इसलिए ये भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में ये नाम दर्ज है और कई बार एग्जाम में पूछता है भीखाजी रुस्तम कामा के बारे में। अब बात करते हैं 1 जुलाई 1909 को क्या हुआ था? तो 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम कर्जन वाइजली को गोली मारकर हत्या कर दी गई। विलियम कर्जन वाइजली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1909 में गोली मार के कर दी गई। उसी साल इनको फांसी भी हो गया था। मदन लाल ढींगरा को हालांकि उसी साल फांसी भी हो गया था, लेकिन गोली मारने के बाद ही फांसी हुआ था। ओके, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेके 16 तक ये क्या था? तो भारत का वायसराय हुआ करता था। उस समय जॉर्ज पंचम और मेरी का भारत में आगमन होने वाला था, तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, और उस दरबार में कुछ घोषणाएं हुई थी। जॉर्ज पंचम और मेरी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी। ओके ओके, इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। क्या क्या घोषणाएं हुई थी वो देख लेते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये घोषणा क्या क्या हुआ था। तो
इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। क्या क्या घोषणाएं हुई थी? तो बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था, उस विभाजन को रद्द कर दिया गया इनके द्वारा फाइनली 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और साथ ही में क्या हुआ था? तो बंगाली भाषी जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत ही बना दिया गया। बिहार, हमारा प्यारा सा बिहार एक अलग राज्य बना। 1911 को घोषणा हुई लेकिन बना 1912 को। घोषणा तो हो गई इसमें, ठीक है, यहाँ घोषणाएं ही हुई थी केवल, ठीक है। तो बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। उड़ीसा जो आगे चल के 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था, ठीक है। तो बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित की घोषणा भी की गई 1911 में उसी दरबार में, ठीक है। उसी दरबार में ये 4 घोषणाएं हुई थी, ध्यान रखिएगा। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, साथ ही बंगाल भाषी जो क्षेत्र थे उसको मिला के एक अलग प्रांत बनाया गया, और तीसरा बिहार एक अलग राज्य बना, साथ में उड़ीसा भी शामिल था, और चौथा राजधानी जो पहले कोलकाता हुआ करती थी, दिल्ली से कोलकाता नहीं, थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, फिर 1911 में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई, और फाइनली 1912 में दिल्ली राजधानी भी बन गई, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आप लोग का इस टॉपिक का फाइनल वीडियो हो या एक और वीडियो बनाना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।